नमस्कार दोस्तों, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बस अड्डे से कुछ दूर झाड़ियों के झुरमुट से लगे नीम के पेड़ की घनी छाया के नीचे फटे चिथड़े तंबू में जुगनू की तरह दो आंखें चमक रही थी। चेहरे का बाकी हिस्सा तो झुर्रियों और उम्र की मार से झुलस गया था। तंबू में बैठी वो अम्मा जाने किसके आने का इंतजार करती थी। जैसे ही सुबह होती वो उठ जाती है और रोज ही आग जलाकर गर्मा गर्म चने और मूंग फलियां भून कर रखती। लेकिन इसे कुदरत का ही करिश्मा कहो कि उनके द्वारा भुने हुए चने और मूंग की फलियां शाम होते होते सारी की सारी बिक जाती। कोई न कोई ऐसा शख्स उनके पास जरूर आता जो उसके पास की सारे चने और मूंगफलियां खरीद कर ले जाता। वह फिर से दूसरे दिन रोज करती थी। अब तो अम्मा जी का यह रोज का ही दिनचर्या हो गया था। उन्हें कुछ भी पता नहीं होता था कि उनकी मूंगफलियां कितने में बिकेगी या बिकेगी भी या नहीं, लेकिन उनकी दिनचर्या बराबर शुरू रहती। देखते ही देखते उस अम्मा की चर्चा एक के मुंह से बात खुलते खुलते पास पड़ोस मोहल्ले गांव और शहर तक हो गई। अब लोग अम्मा जी की मूंगफली से कम बल्कि अम्मा जी के रहन सहन और उनकी रोज की दिनचर्या से प्रभावित होकर उन्हें देखने आते थे। कई लोगों को कोशिश किया उसके बारे में जानने की, लेकिन उन्होंने अपने बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहा। लोग उनकी सुनी आंखों को पढ़कर ही उनके दुखों का अंदाज़ा लगा कि लिया करते थे। एक दिन अम्मा जी चने और मूंगफली भूनकर अपने तंबू के सामने शून्य को निहार रहे थे कि एक बुजुर्ग जो बाकी अच्छे कपड़े पहने स्वस्थ और तंदुरुस्त दिखाई दे रहे थे, वो वहाँ से गुजर रहे थे। उनकी नज़र जब वह अम्मा जी पर पड़ी तो वो उन्हें देखकर वहीं खड़े के खड़े रह गए। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उन्होंने बहुत कोशिश किया उन्हें आवाज़ लगाने की, उन्होंने उनकी तरफ हाथ भी हिलाया, लेकिन वो अम्मा उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दी। जब बहुत कोशिश किया तब जाकर उन्हें उनके मुंह से आवाज़ निकला, कमला, तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो कमला? अम्मा जी ने उस आवाज़ की तरफ अपना सिर घुमाकर देखा तो वो भी आश्चर्यचकित रह गई। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वो अपने दोनों आंखों को बार बार दोनों हाथ से रगड़कर साफ करके उन्हें देखने की कोशिश करने लगी कि कहीं वो उन्हें देख रही है, वे वही तो नहीं है। जब वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गई तब उन्होंने कहा, मनोहर जी, आप मनोहर जी ही हैं ना, या मुझे गलतफहमी हो रही है? मनोहर जी ने दौड़कर कमला जी को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, हाँ कमला, मैं मनोहर ही हूँ। और तुम यहाँ कैसे कमला? तुम्हारे बारे में तो लोगों ने क्या क्या नहीं कहा। मैं तो तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे घर भी गया था, लेकिन तुम्हारे घर में ताला लगा हुआ मिला और तुम्हारे घर के आसपास के लोगों ने बताया कि तुम्हारे पेट में किसी का नाजायज बच्चा था। उन्हीं के कारण तुमने अपना घर छोड़ दिया। क्या यह सच है कमला? कमला जी उस समय कुछ भी नहीं बोल पाई, सिर्फ रोती ही रही। उनके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से शुरू करे और कहाँ ख़त्म करे। कमला जी मनोहर जी के किसी भी सवाल का कोई जवाब न देते हुए खो गई अपने अतीत में। जिस दिन कमला ने अपने पहला कदम कॉलेज में रखा था, मनोहर तो उसकी पहले झलक में ही उसका दीवाना हो गया था। लेकिन कमला ने किसी को भी भाव नहीं दिया। वो अपने काम से काम रखती थी, लेकिन 3 साल की पढ़ाई के दौरान मनोहर ने उनकी इतनी मदद की थी कि वह उसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाई। और न दोनों का प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि न चाहते हुए भी लोगों को उसके बारे में पता चल ही गया। कमला के सौतेली माँ भी इस मसालेदार खबर से अछूती नहीं रही थी और उनके कमला की ऐसी बदनाम
की ऐसी बदनामी की वो कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रही। उसने सबसे यह कह दिया कि कमला के पेट में किसी का नाजायज संतान पल रहा है। यह लड़की चरित्रहीन है। उसने ऐसा अफवाह फैलाया कि कमला ने तो आत्महत्या तक कर लेने का फैसला कर लिया, जिससे उसके पापा बहुत ही चिंतित हो गए और उनके पिता ने मजबूर होकर अपना घर और खेत को बेचकर शहर में शरण ले लिया। लेकिन माँ तो सौतेली थी, वह उसे कहाँ चैन से रहने देती। उसने वहाँ भी कमला को चैन से नहीं रहने दिया और इनकी मानसिक प्रताड़ना दी कि पागलों की तरह हरकतें करने लगी और एक दिन खुद ही अपना घर छोड़कर भाग गई। उसने उनके बारे में यह कहा कि किसी लड़के के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, इसलिए वह उसके साथ भाग गई। इस सदमा को कमला के पिता बर्दाश्त नहीं कर पाए और स्वर्ग सिधार गए। कुछ दिनों बाद जब कमला का दिमाग और मन थोड़ा शांत लगा तो वह अपने घर गई अपने पिता से मिलने। तो उसने देखा कि उसकी माँ किसी पराये मर्द के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी और वह कह रही थी कि अच्छा ही हुआ उन दोनों बाप बेटी से पीछा छूटा, वरना मुझे जिंदगी भर उसकी गुलामी करनी पड़ती। वह वास्तव में कौन था वह समझ नहीं पाई। तब तक उसकी माँ ने उसे देख लिया और एक आदमी को उसके पीछे लगा दिया। कमला अपनी जान बचाकर वहां से ऐसी भागी कि उस आदमी के हाथ ही नहीं आई। कमला ने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन दोबारा वह अपने घर नहीं जा पाई। कुछ दिन इधर उधर भटकने के बाद उसके पिता के दोस्त मिश्रा अंकल उससे मिलने। उन्होंने उसे बताया कि उसके पिता अपनी बेटी का गम बर्दाश्त नहीं कर पाए और इस दुनिया से चले गए। अपने पिता की मृत्यु का जिम्मेदार वह खुद को मानकर बहुत दुखी हुई। तब उसके अंकल ने उसे समझाया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती तो उसकी सौतेली माँ की थी, जिसने उल्टे सीधे अफवाह फैलाकर अपने पति की मृत्यु का कारण बनी। उनकी बात सुनकर कमला को तसल्ली हुई कि चलो उसके पिता की मृत्यु की जिम्मेदार वो नहीं है। फिर मिश्रा जी ने अपने बेटे के लिए उसका हाथ मांग लिया। तो उसने शुरू में तो सोचने के लिए कुछ समय मांगा, क्योंकि वह उसके बेटे के बारे में और उसका विचार जानना चाहती थी। लेकिन जब वह उससे मिली तो वह ऐसे पेश आया जैसे वह वर्षों से उसी का इंतजार कर रहा हो। कुछ दिनों बाद कमला और मिश्रा अंकल के बेटे संजय की शादी हो गई। संजय वास्तव में बहुत ही अच्छा इंसान था। वह कमला की हर संभव मदद करने की कोशिश करता। उसे पता था कमला ने बचपन से ही सौतेली माँ के द्वारा दिए जख्मों से जली है, इसलिए वह हर संभव उसे खुश रखने की कोशिश करता। वह जैसा चाहती वह उसे वैसा रखने की कोशिश करता। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उन दोनों की खुशियां ज़्यादा दिनों तक नहीं रही। संजय को ट्यूमर हो गया और वह अपनी शादी के 18 साल बाद इस भरी दुनिया में कमला को और अपने बेटे दीपक को छोड़कर चला गया। अब कमला के ऊपर घर और दीपक की जिम्मेदारी के साथ साथ सास ससुर जी की जिम्मेदारी भी थी। उसने संजय के जाने के बाद हिम्मत नहीं हारी, बल्कि हिम्मत के साथ अपने परिवार को संभालने में लग गई, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह रोएगी तो और भी ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाएगी और उसका परिवार बिखर कर रह जाएगा। इसलिए उसने अपने परिवार को बिखरने नहीं दिया और अपने सास ससुर के अंतिम सांस तक उसकी सेवा बहुत ही जतन से की। वहीं अपने बेटे दीपक की परवरिश में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। अब दीपक पढ़ लिख कर एक सफल बिजनेसमैन बन गया और दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। उसने अपने छोटे से झोपड़ी नुमा घर को महल में बदल दिया। कमला अपने बेटे की तरक्की से बहुत खुश थी। वह उसे ढेर सारे आशीर्वाद देती रहती। वह अपने भाग्य को सराहती, भले ही मैंने अपने दुख झेले, लेकिन अब मेरे बुढ़ापे में भगवान ने मुझे सुख के दिन दिखाए। वह मन ही मन बड़ी खुश रहती। कमला की खुशी तब तक ही रही जब तक कि उसकी बहू नहीं आई थी। दीपक ने एक दिन अपनी माँ को
खुश होकर बताया कि उसने एक लड़की को उसकी बहू बनाने का निर्णय लिया है। और जब उस लड़की की फ़ोटो दिखाई तो कमला जी की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि कमला जी ने कुछ दिनों पहले ही इस लड़की के फ़ोटो न्यूज़पेपर में देखी थी, जो देह व्यापार का काम करती है। उन्होंने दीपक को बहुत समझाया, लेकिन दीपक ने उसकी बात को अनसुना करके अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। दीपक की पत्नी निहारिका ने घर में आते ही दीपक के कान भरने शुरू कर दिए कि देखो दीपक, तुम्हारी माँ सौतेली माँ की बेटी है। उन्हें सारे दाव पेच मालूम होने की बहू को किस तरह से सताया जाता है, क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें खूब बताया था, इसलिए वो भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी मुझे सताने में, इसलिए मैं उनके अधीन तो नहीं रहने वाली। यह कहकर उसने अपने पति को अपने वश में कर लिया। जो बेटा अपनी माँ की एक पुकार पर अपनी जान न्यौछावर कर देने के लिए तैयार हो जाता था, वही बेटा अपनी पत्नी के आते ही इतनी जल्दी बदल जाएगा, कमला जी ने कभी अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। अब तो निहारिका स्वतंत्र रूप से अपने ससुराल में राज करने लगी। वह अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती थी। उसे रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं था। दीपक की तो वह कुछ भी नहीं सुनती थी और कमला जी को तो वह अनपढ़ गँवार ही समझती थी। एक दिन निहारिका ने कुछ लड़कियों को अपने घर में कैद करके रखा था और रातों रात पता नहीं उन्हें कहाँ और किसके साथ भेज दिया। कमला जी और दीपक को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। कुछ दिनों बाद उसने फिर से वैसा ही किया। कमला जी को समझते देर नहीं लगी। निहारिका एक बहुत ही खतरनाक औरत है। न जाने इसके मेरे बेटे को क्या उल्टा सीधा बातें बताई होगी। उन्होंने निहारिका को शाम को घर से बाहर जाते हुए देखा तो उस सभी लड़कियों को जिस कमरे में निहारिका ने रखा था, उस कमरे में दरवाज़ा खोल दिया। सभी लड़कियां कमला जी को धन्यवाद देते हुए वहां से अपनी जान बचाकर भागी। जब निहारिका ने अपने वापस घर आकर देखा तो वो दंग रह गई। एक भी लड़की उस कमरे में नहीं थी। निहारिका सीधे कमला जी के पास गई और गुस्से से आग बबूला होती हुई उसने पूछने लगी, बता बुढ़िया, उस लड़कियों को भगाने में किसका हाथ है? किसने भगाया उस लड़कियों को मेरे इजाज़त के बगैर? कमला जी थर थर काँप रही थी। निहारिका समझ गई कि इस बुढ़िया ने ही उस लड़कियों को भगाया है। निहारिका तुरंत कमरे में जाकर दीपक की एक बेल्ट लेकर आई और बेरहमी से कमला जी को मारने लगी। कमला जी अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर कूद करने लगी। कभी दीपक किसी काम से बाहर गया था, वह घर आ गया। अपनी माँ को मार खाता देख उसने कह दिया, निहारिका, उस लड़कियों को आज़ाद करने में मैंने माँ की मदद की है। अब निहारिका घायल शेरनी की तरह अपने पति दीपक पर ही बरस पड़ी। उसने उसे इतना मारा कि वह भी अधमरा हो गया। अब गुस्से से निहारिका ने दीपक से कहा, मूर्ख कहीं का, दोनों माँ बेटा मूर्ख के मूर्ख ही रह जाओगे। ऐशो आराम की ज़िंदगी क्या होती है कभी समझ नहीं पाओगे। तुम्हें पता भी है, उस लड़कियों की सप्लाई का काम करने के लिए मुझे पूरे 8 लाख रुपये मिले थे, लेकिन तुम्हारे कारण तो मैं सड़क पर आ जाऊंगी। अगर 2 दिनों के अंदर उतनी ही लड़कियों का व्यवस्था मैं नहीं कर पाई तो मुझे मुझे तो उसके गैंग जिंदा ही चबा डालेगी। लेकिन ये बात तुम लोग कहाँ से समझोगे? कहते हुए निहारिका गुस्से से अपने पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। दीपक अपनी माँ के पास रोता हुआ गया और अपनी माँ से माफ़ी मांगता रह गया। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। माँ, माँ, आप सही कह रही थी। ये वही चंदा है जो निहारिका बनकर हमारे साथ रह रही है। काश मैं उस दिन आपकी बात मान लिया होता। माँ, कहते हुए दीपक अपनी माँ कमला जी के पैरों में अपना माथा रखकर फूट फूट कर रो रहा था। कमला जी भी अपने बेटे को गले से लगाकर रो रही थी और कह रही थी, बेटा, जो हो गया सो हो गया, अब उसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, हम सतर्क जरूर हो सकते हैं। कमला जी की बात दीपक को समझ नहीं आई। फिर कमला जी ने उन्हें कान में चुपचाप कहा, वो रातों रात ऐसी जगह चला जाए कि
निहारिका के हाथ न लगे, वरना पता नहीं वो क्या कर बैठेगी। उसके साथ और कमला जी भी उसी समय निकल गई और किस्मत के सहारे अपने घर को छोड़कर तब से लेकर अब तक वह अपने बेटे का इंतजार कर रही है। उन्होंने अपने बेटे से मिलने का एक ही सीक्रेट तरीका बताया था। उसके नाना चना मूंगफली के व्यापार थे, इसलिए वो जहाँ भी रहे चना मूंगफली का व्यापार ही करे और वह भी वही काम करेगी। और किस्मत को हम दोनों माँ बेटे को मिलना होगा तो हम दोनों मूंगफली के व्यापार करते हुए ही मिलेंगे। आगे क्या होगा वो परमात्मा ही जाने। तभी मनोहर जी ने कमला जी की आंखों के सामने चुटकी बजाई। तब कमला जी का ध्यान भंग हुआ और वह अपने आप बीती मनोहर जी को बता दी। मनोहर जी ने कमला जी की आप बीती सुनी तो उन्हें भी रोना आ गया। उन्होंने कमला जी को आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे दीपक को ढूंढने में उसकी मदद करेंगे। उन्होंने उनसे वादा तो कर लिया, लेकिन कैसे ढूंढेंगे वो भी नहीं जानते थे। तभी कमला जी ने, जो कि उन्हें अपने खाने पीने का भी होश नहीं रहता था, उन्होंने उस दिन पहली बार चना मूंगफली के अलावा कुछ और अपने चूल्हे पर बनाया। वो भी चाय को मनोहर जी के लिए बनाई थी। आज उन्हें कुछ नयापन लग रहा था। धीरे धीरे कमला जी को जीवन में अच्छा महसूस होने लगा। उन्होंने कई दिनों से अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला था। उस दिन मनोहर जी के आ जाने से तोते की तरह उसके मुंह से शब्द निकले जा रहे थे। कमला जी खुद बोलती और खुद ही शर्मा जाती कि आज उन्हें ऐसा क्या हो गया है जो बोले जा रही है। उन्होंने मनोहर जी को चाय बनाकर पिलाया, फिर भोजन के लिए पूछा तो मनोहर जी ने हाँ कह दिया। कमला जी ने बड़े प्रेम से उनके लिए और अपने लिए उस दिन पहली बार कढ़ी चावल बनाया था। मनोहर जी को उसके हाथ का बनाया वो कढ़ी चावल किसी 56 भोग से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि कमला जी ने बताया था कि उनके आने से आज पहली बार उनकी रसोई सजी है। तो उन्हें लग रहा था कि चलो मेरे कारण ही सही, कम से कम कमला के चेहरे में खुशी तो आई, इसे कुछ अलग प्रकार का भोजन तो मिला, वरना ये तो बेटे के इंतजार में दो चार मूंग फलियां चबाकर पानी पी कर ही रह जाती थी। जब दोनों ने खाना खा लिया तब कमला जी को याद आया कि मैंने मनोहर जी के सामने तो अपना दुखड़ा सुना दिया, लेकिन मनोहर जी का परिवार कहाँ है और ये क्या करते हैं, उनके बारे में तो मैंने पूछा ही नहीं। ये सोचकर कमला जी को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने मनोहर जी से कहा, माफ़ करना मनोहर, मैंने अपना दुखड़ा तो तुम्हारे सामने सुना दिया, लेकिन तुम्हारे परिवार के बारे में पूछना तो भूल ही गई। तुम ही बताओ ना, तुम्हारा परिवार कहाँ रहता है और तुम करते क्या हो। तब मनोहर जी ने कमला कहा, मेरा परिवार तो ये पूरा विश्व है। तुम जानती हो ना, कॉलेज के समय में मैंने एक लड़की से प्यार किया था और वो मेरा प्यार अधूरा ही रह गया। कमला, तब से मैंने शादी ही नहीं की और इत्तेफाक तो देखो, मैं भी मूंगफली का ही व्यापारी हूँ। मनोहर जी की बातें सुनकर कमला जी हतप्रभ रह गई। उन्होंने कहा, क्या क्या कहा मनोहर, आपने कभी अभी तक शादी नहीं की? मतलब आप मेरे कारण ही आज तक शादी नहीं कर पाए? ये क्या पागलपन है मनोहर, ऐसा भी कोई करता है भला? जब आपने मेरे बारे में इतनी उल्टी सीधी गलत गलत बातें सुनी, तभी मेरे प्रति आपके मन में नफरत पैदा नहीं हुई, जो आज तक शादी नहीं किया आपने? नहीं मनोहर, ये अच्छी बात नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, कम से कम शादी तो कर लेते। आपके बारे में सुनकर मुझे आत्मग्लानि हो रही है। तब मनोहर जी ने कमला जी का हाथ अपने हाथों में लिया और बोला, कमला, मैंने बहुत कोशिश की शादी करने की, लेकिन तुम्हारा प्यार मेरे दिल और दिमाग में ऐसा घर कर गया था कि वो निकलने का नाम ही नहीं लेता। जो चीज़ मैंने तुम्हारे में महसूस किया था वो दूसरी लड़कियों में महसूस ही नहीं कर पाया, इसलिए चाहकर भी मैं किसी से शादी नहीं कर पाया। यही मेरे जीवन की सच्चाई है। फिर मनोहर जी ने कहा, कमला, जब मैं खुद मूंगफली का इतना बड़ा व्यापारी हूँ और तुम कर रही हो
कि कह रही हो कि तुम्हारा बेटा भी मूँगफली का ही व्यापार कर रहा होगा, तो हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए उसे ढूँढने में। क्या उसकी कोई फ़ोटो है तुम्हारे पास? कमला जी ने कहा, नहीं मनोहर, हम दोनों माँ-बेटा तो अपनी जीवन बचाकर उस घर से भागे थे, तो फ़ोटो और दूसरी चीज़ रहने की बात ही दूर है। मेरे बेटे के दाहिने हाथ की हथेली में बचपन का लाल रंग का निशान है। अगर लाल रंग का निशान वाला लड़का मिले तो समझ जाना वही मेरा बेटा है। मनोहर जी ने कमला जी के लिए कहीं अच्छी जगह में रहने का इंतजाम करने की बात की तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा जब तक उनका बेटा वापस नहीं आ जाता वो वहीं रहेगी। अब मनोहर जी का एक ही मकसद बच गया था, कमला जी के बेटे को ढूंढना। मनोहर जी ने चना मूंगफली के सभी व्यापारियों की लिस्ट देखी। उनमें दीपक नाम के लड़के भी थे, लेकिन उनके हाथ में लाल रंग का निशान नहीं था, क्योंकि दीपक ने उस निशान को छुपा लिया था। क्योंकि निहारिका ने इस निशान के माध्यम से उसके पास पहुंचने की कई बार कोशिश की थी। एक दिन दीपक को कमला जी का बेटा था, वह उदास मन से बैठा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। तब मनोहर जी मंदिर के ऊपरी हिस्सों में परिक्रमा करने गए हुए थे। उन्होंने जब उनकी हथेली में वो निशान देखा तो वह पहचान गया कि वही कमला जी का बेटा है। उन्होंने उसे ऊपर बुलाया और सारी घटना उसके बारे में बताया और यह भी बताया कि कमला जी आज भी फटे चिथड़े तंबू में बैठी अपने बेटे का इंतजार कर रही है। बेटा, तुम जब तक उनसे मिलने नहीं मिलोगे वो वहाँ से कहीं नहीं जाने वाली है। अपनी माँ के बारे में यह सुनकर दीपक की आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली। उसने मनोहर जी से कहा, अंकल प्लीज़ आप मुझे मेरी माँ के पास लेकर चलिए ना। मनोहर जी कमला जी के पास दीपक को लेकर गए तो कमला जी इस हाल में शून्य को निहार रही थी। एक टक आसमान को देखे जा रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे। दीपक ने जैसे ही माँ का कहा, कमला जी के शरीर में जैसे नई जान आ गई। वह खुशी से उछल पड़ी और दोनों हाथों को फैलाए अपने बेटे से गले मिलने के लिए उतारू हो गई। दीपक दौड़कर माँ से गले लग गया। कमला जी दीपक के दोनों गालों को, माथे को चूमने लगी, बालों को सहलाने लगी और ऐसे कस कर पकड़ लिया जैसे अब तक कभी भी अपने बेटे को अपने से दूर नहीं जाने देगी। दोनों माँ बेटे को इस तरह मिलते हुए देख मनोहर जी की आंखें भी नम हो गई। उन्होंने भी कमला जी और दीपक को जाकर अपनी बाहों में भर लिया। अब तीनों ने मिलकर सोचा क्यों ना तीनों मिलकर एक ही जगह रहें, क्योंकि तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे। अब कमला जी भी एक आलीशान मकान में रहने लगी जो मनोहर जी का ही था। अब मनोहर जी और दीपक ने मिलकर चना मूंगफली के व्यापार को ही इतना आगे बढ़ाया कि कई करोड़ का टर्नओवर का व्यापार हो गया। एक दिन कमला जी अपने बेटे दीपक के साथ बाजार जाने के लिए निकली तो देखा उनकी बहू निहारिका फटे हाल भिखारी की लाइन में मंदिर के बाजू में बैठी है। उसका एक पैर कट गया है, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही है। एक हाथ साड़ी के टुकड़ों से गले में बंधा हुआ था। सर के बाल बिखरे हुए थे। देखने से एक बार में पहचान भी नहीं आ रही थी। उसे गौर से देखने पर ही वह पहचान में आ पा रही थी। कमला जी ने कार साइड में करवाई और उसके पास जाकर कहा, निहारिका तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? निहारिका अपनी सास को देखकर फूट फूट कर रोने लगी और उसने बताया कि उसके घर से चले जाने के बाद तो वो मानो पूरी तरह से स्वतंत्र महसूस कर रही थी। आए दिन नए नए लोग उससे मिलने आते और उसका गलत फ़ायदा उठाते। इसके बारे में मैं समझ ही नहीं पाई और जब तक समझती बहुत देर हो चुकी थी। रोज़ ही उनके घर में क्लब जैसी पार्टियां होती, बाहर से डांसर बुलाए जाते, शराब की पार्टियां होती और कुछ बदमाशों ने उनका ऐसा शोषण किया कि वह कहीं की नहीं रही। अब वह नशे की आदी हो गई थी। बिना नशा के उसे नींद ही नहीं आती थी। एक दिन नशे के ओवरडोज के कारण उसे ध्यान ही नहीं रहा कि दिन है या रात और उसी की साथियों ने पूरी प्लानिंग के साथ उसे नशा का ओवरडोज दे दिया और एक्सीडेंट का रूप देकर वहाँ से भाग गए। घर को भी धोखे से अपना नाम कर लिया। बहुत देर तक वहीं पर
पड़े रहने के बाद किसी ने उसे सरकारी अस्पताल में ले जाकर भर्ती करा दिया। कुछ दिन इलाज करने के बाद वहाँ से भी छुट्टी कर दी गई। उसके बाद मैं कहाँ जाती, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जब मैं अपने घर वापस गई तो देखा कोई दूसरा मालिक उस घर में रह रहा है। उससे मैंने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, तो उसने कहा मैंने यह घर खरीदा है। मुझे समझ में आ गया है कि जिस लोगों को मैंने अपना समझा, उन्हीं लोगों ने मुझे धोखाधड़ी से करके मेरा सब कुछ हड़प लिया और मुझे इस हाल में पहुंचा दिया। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। जो मेरे अपने थे उन्हें मैंने पराया समझा और पराये को अपना समझा। उसी का दंड भुगत रही हूँ। प्लीज़ माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। कमला जी को निहारिका की हालत देखकर उस पर दया आ गई। जो लड़की एक समय ऐसी थी जो हीरोइन की तरह चमकती थी और आज भिखारी से भी ज़्यादा हालत ख़राब है। उन्होंने उसका इलाज अच्छे डॉक्टर के पास करवाया और उसे अपनी मूंगफली की कंपनी में, जहां मूंगफली का आयात निर्यात किया जाता था, वहां उसे झाड़ू पोछा का काम करने के लिए रख लिया। अब निहारिका मन ही मन रोती, पछताती और दृढ़ निश्चय करती कि अब वह कभी वैसी गलती नहीं करेगी। कमला जी उसे देखकर मन ही मन सोचती, मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। एक समय था जब निहारिका अपने ही घर में घर के लोगों को नौकर बनाकर रखी थी और खुद पराये घर से आने के बावजूद भी मालकिन बन बैठी थी। लेकिन समय का चक्र घूमते देर नहीं लगती। आज निहारिका नौकरानी बनी हुई थी तो जो वास्तव में मालिक थे वो मालिक बन ही गए थे। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग का कहना है कि बोए बीज बबूल का तो आम कहाँ से होए। यह बिल्कुल सत्य है दोस्तों। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। लोग कहते हैं मरने के बाद नरक नरक में जाना पड़ता है। ये बात गलत है। जो इंसान जीते जी दुख भोग रहा है वही उसके लिए नरक होता है और जो सुख भोग रहा है वह उसके लिए स्वर्ग होता है। मरने के बाद आज तक किसी ने नहीं बताया कि क्या होता है। इसलिए अपने कर्म अच्छे होने चाहिए, तभी सुख के भागीदार बनोगे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।